हाँ तो बच्चों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा क्लास हमारे सामने है और दूसरी कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम का नियम। बच्चों, कूलाम जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। दो आवेशों के बीच या दो से ज्यादा आवेशों के बीच लगने वाले फोर्सेस को निकालना सिखाया। बहुत अच्छी ये हमारे पास टॉपिक है, इस पे आज हम बात करते हैं। बच्चों, कूलाम जी ने ये बताया, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अगर कोई भी दो आवेश हैं, ठीक है, सजातीय या विजातीय आवेश। सजातीय मतलब एक प्लस तो दूसरा प्लस, एक माइनस तो दूसरा माइनस, तो ये आवेश कैसे हो गए? ये सजातीय है, ठीक है। और ये कैसे है बच्चों? विजातीय है। मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन है, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसका मतलब दूर हटाना, नफरत करना। ऐसे देखो, ये इस आवेश को क्या कर रहा? प्रतिकर्षित कर रहा। यहां पे ये दोनों भी सजातीय हैं, एक जैसे आवेश के हैं, तो ये भी एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यहां पे देखो, एक ये प्लस और एक ये माइनस, मतलब ये विजातीय आवेश है। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक ही प्रकार के, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव के बीच प्रतिकर्षण होता है, और अलग अलग प्रकार के आवेशों, मतलब एक प्लस और एक माइनस में आकर्षण होता है। बच्चों, राज की बात यह है, प्रैक्टिकली इस चीज को देखा गया कि एक आवेश दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा आवेश भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाता है। इसका मतलब इस बात से आप टेंशन फ्री हो जाइए कि अगर एक ये Q1 है और ये Q2 है, और कोई बता दे कि भैया ये दोनों पॉजिटिव है, और हम कह दें कि ये वाला आवेश Q1 को 20 न्यूटन के फोर्स से दूर करता है, प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि दोनों धन है ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर ये 20 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है तो ये 100% होगा कि Q1 वाला Q2 को भी 20 न्यूटन के बल से ही प्रतिकर्षित करेगा। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहां फॉलो होता है। यह प्रैक्टिकली देखा गया। तो देखा गया प्रायोगिक तौर पर कि आवेशों के बीच लगने वाला बल क्रिया प्रतिक्रिया को फॉलो करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है, न्यूटन के तीसरे नियम का। बच्चों, कूलाम का नियम, तो कूलाम जी ने दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू को बताया, ठीक है। इन्होंने बताया कि किसी भी माध्यम में दो स्थिर आवेशों के बीच, बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने गतिमान आवेशों पे अपना डिस्कशन नहीं किया, इन्होंने किस पे किया? पहले स्थिर आवेशों के। और वैसे भी आप पढ़ क्या रहे? स्थिर वैद्युतिकी। मतलब इस पूरे जो चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में हम लोग स्थिर आवेश की चर्चा करेंगे, गतिमान आवेश की अभी चर्चा हमको नहीं करनी, रुका हुआ आवेश। तो इन्होंने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों में, कूलाम का नियम, उसका कथन क्या है बच्चों? कूलाम के नियम का कथन ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मीन्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। F कहां निर्भर करेगा? Q1 Q2। तो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपान में। तो बच्चों, कूलाम का नियम क्या कहता है? किसी माध्यम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपात। देखो, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्यों कहा गया? क्योंकि अगर दोनों धन है तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, दोनों ऋण है प्रतिकर्षण हो जाएगा, अगर एक धन और एक ऋण है तो क्या होगा? आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो ये बल जो लगता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, इसका मतलब अगर आवेश ज्यादा है, मतलब सपोज करो 2 कूलाम तो फोर्स कुछ लगेगा। अब आवेश बढ़ा दिया जाए, 10 कूलाम कर दिया जाए, पहले 2 था, तो अब जब आवेश बढ़ेगा तो उनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ेगा। मतलब दूरी ना बदलो, केवल आवेश की मात्रा बढ़ा दो तो क्या होगा? लगने वाला बल ज्यादा हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बताया तथा ये बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपान में। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ाओगे आर बढ़ेगा। तो देखो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, जब ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब अगर इनको दूर करते जाओगे तो लगने वाला बल कम होता जाएगा, अगर इनको पास लाते जाओगे तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ने लगेगा। तो मतलब लगने वाला बल इन्होंने बेसिकली 2 चीजों पर निर्भर करने के लिए बताया। बच्चों, यदि इन दोनों नियमों को एक साथ, यदि इनके इस पूरे स्टेटमेंट को हम एक साथ देखें तो हमको यह मिलता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। मतलब F किसके अनुक्रमानुपाती है? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, जब हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? एक नियतांक आ जाता है, जिसको अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहां पर K क्या है? एक नियतांक है। ये बच्चों कूलाम का नियम आ गया, साधारण। अभी इसका हम वेक्टर रूप भी बताएंगे ना। कौन सा? सदिश रूप। बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां पर जो K है ये एक नियतांक होता है और K का मान जो होता है, ठीक है, K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। कैसे? प्रयोग करके निकाला गया, प्रायोगिक तौर पर। तो K का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब होता क्या है कि फिजिक्स में K को हम एक अलग तरीके से यहां पे लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। तो बच्चों K को फिजिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है। किसके लिए? वायु या फिर निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बच्चों यहां पर एप्सिलॉन 0 को वायु या निर्वात की, मतलब वायु की बोलो चाहे निर्वात की बोलो, बात एक ही है, वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता को और वैद्युतशीलता को बच्चों परमिटिविटी बोलते हैं। तो वैद्युतशीलता क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन 0 को अगर अंग्रेजी में कहना हो तो बच्चों क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ द एयर और फ्री स्पेस। तो यहां पे एप्सिलॉन 0 को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। और बच्चों अगर हम यहां पे मान रख दें, ठीक है, तो वायु जब इन आवेशों के बीच क्या है? वायु। जैसे यहां 2 आवेश रख दिए गए, अब बल कितना लगेगा? तो इनके बीच क्या है? वायु है। तो इस अवस्था में लगने वाला जो बल होता है ये Fa है, मतलब वायु में लगने वाला बल। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बच्चों यदि आवेशों के बीच वायु के अलावा कोई और मीडियम आ जाए, कोई और माध्यम आ जाए,
जैसे मैंने कहा किसी अन्य माध्यम के लिए, तो बच्चों किसी अन्य माध्यम के लिए इसके को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के कहते हैं। ये जो के है स्मॉल के है, ये कैपिटल है, ध्यान रखना। इस के को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। इसको क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। हेलो बाबू। माध्यम का परावैद्युतांक मतलब हम कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मैं ये वैल्यू के की जगह पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा किसी माध्यम में लगने वाला बल। माध्यम मतलब दोनों आवेश रखे थे और मान लिया इनके बीच में पानी भर दिया गया, वाटर पूरे कमरे में भर दिया गया। अब पानी भर देंगे तो आवेशों के बीच कौन सा माध्यम आ जाएगा? पानी आ जाएगा। तो के किसका रखेंगे? पानी का रख देंगे। और पानी के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है बच्चों? 81। ध्यान रखना। तो Fm बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा R²। बच्चों अगर इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल दो, तो समीकरण 1 और 2 से अगर आप तुलना करेंगे तो बच्चों Fm बटा Fa की वैल्यू तो Fa बटा Fm का मान के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बच्चों? के। और के है क्या? ये के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब माध्यम का परावैद्युतांक। हम जानते हैं के का मान 1 से बड़ा होता है। बच्चों प्रयोगों के आधार पर याद रखना, के का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि Fa की वैल्यू Fa बटा Fm का मान जो आएगा, के की जगह मान रख दो कितना है? Fa बटा Fm। ये बड़ा होगा किससे? 1 से। इसका मतलब Fa बड़ा होगा Fm से। Fm मतलब माध्यम में लगने वाला फोर्स। इसका मतलब दो आवेशों के बीच वायु में लगने वाला बल सदैव ज्यादा होता है किसी और माध्यम में लगने वाले बल से। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो आवेश हैं हवा में रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? अधिकतम। बीच में कोई और माध्यम डाल दोगे तो लगने वाले बल का मान घट जाएगा। ध्यान रखना बच्चों। इस तरीके से हमको ये बात क्लियर हो गई। बच्चों यहां पर परावैद्युतांक के मान भी आप लोग लिख लीजिए। के का मिनिमम मान जो होता है वो 1 होता है किसके लिए? वायुयान निर्वात के लिए। के का न्यूनतम मान 1 होता है किसके लिए? वायुयान निर्वात के लिए। और के का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू अनंत होती है किसके लिए बच्चों? चालक धातुओं के लिए। मतलब अगर दो आवेशों के बीच कोई चालक धातु लगा दिया, पूरा लोहे से भर दिया जाए या किसी और चीज से, तो वहां पर के को अनंत ले लेंगे और लगने वाला बल 0 हो जाएगा। वो बात की बात है। इस प्रकार से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम के नियम के द्वारा समझाया जा सकता है।